हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी श्रृंखला जो चल रही है यूपी होमगार्ड जीएसपी के पेपर के लिए जो है ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको पॉलिटी और जो है ज्योग्राफी कवर करवा चुके हैं। और आज के सेशन में हम हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री को हम आज शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको एंशियंट हिस्ट्री के अलावा मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी सवाल आपके, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हो या यूपीएसआई में हो, इन सभी से जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के हमारे सेशन में जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं, ये मुख्यतः जो है प्राचीन इतिहास से होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। चाहे आप बीएससी टीआरई 4 में इसका इस्तेमाल करिए या यूपीपी के आने वाले एग्ज़ाम में इसका प्रयोग करिए। तो आप किसी के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपकी जो है हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इन तीनों सेक्शन से हम मिलाकर, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है आधुनिक भारत का इतिहास, इन सबसे मिलाकर हम जो है 400 प्रश्नों को देखने वाले हैं लगभग। और हम आज के सेशन में जो है केवल और केवल 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारी मेहनत रहती है उस तरह से आपका जो है सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी लोग आप हमको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम आप सभी के लिए जो है पीवाईक्यू लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो। इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर की क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही हैं। एलटी ग्रेड में हमने आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई, जिसमें हमने बहुत सारे एग्ज़ाम के जो टीचर एग्ज़ाम है जो यूपीपीएससी करवाता है, उन सभी के पीवाईक्यू डिस्कस करवाए थे। अब ये अनामिका मैम के द्वारा आपको जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेज लगातार आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर आपको देखने को मिलता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, अभी रिसेंटली में ही पूछा गया था, नया नया सवाल है ये। देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था। तो चाहे वो बंगाल की बात की जाए या असम के कुछ हिस्से की बात की जाए, वहाँ पर आपको जो है कामरूप का शासन देखने को मिलता था। कामरूप रियासत इसमें शासन करता था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम में ये 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य समतता रियासत से असम राज्य, देवका और कामरूप नेपाल देश, नेपाल और उत्तराखंड कृतपुरा रियासतों से संबंधित थे। नेपाल और उत्तराखंड जो है कृतपुरा रियासत थी, और बंगाल और असम में जो है आपका देवका और कामरूप रियासत थी। चंद्रगुप्त कह रहा हूँ, समुद्रगुप्त शासन, इनका जो टाइम पीरियड था ये 335 से 375 ईस्वी तक था। गुप्त राजवंश के चौथे शासक और चंद्रगुप्त प्रथम के जो है उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल देखिए, कालिदास ने अपने नाटकों को जो है किस भाषा में लिखा है। कालिदास के जितने भी नाटक आपको देखने को मिलेंगे वो मुख्यतः आपको संस्कृत भाषा में देखने को ही मिलेंगे। तो इसके लिए डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कालिदास चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी के महान कवि और नाटककार थे, जिन्होंने अपने नाटकों को संस्कृत भाषा में लिखा था। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इनकी प्रमुख रचना निम्न है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, और खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार हैं। अगला सवाल देखिए, किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय राज्य या भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है। इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को। बाकी इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, कालाब्रा, तिमोर, ये सभी आपने सुना ही नहीं होगा। तो सी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश के शासनकाल, इनका शासनकाल कब से कब तक था, 240 से शुरू हुआ था और लगभग 550 ईस्वी तक था। इनके टाइम पीरियड को भारत का स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तीसरी शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त तथा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। तो संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। अगला सवाल देखिए, ये भी असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में 2024 में पूछा गया। इत सिंह एक चीनी यात्री था, जिसने किसके मतलब आप ये कह रहा है कि किसके टाइम पीरियड पे इसने जो है भारत का दौरा किया था। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
अगर हम इत सिंह की बात करें तो ये जो है भारत आया था कब, तो 671 ईस्वी में, और लगभग 10 वर्षों तक ये नालंदा में रहकर जो है वहाँ पर इसने अध्ययन किया। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये इनमें से किसी के टाइम पीरियड पे भी नहीं था, इसलिए इसको जो है यूपीपीआरबी ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था, इसको रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा इस बात को। देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 2009 में उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो ये जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आलमगीरपुर हो जाएगा। ठीक है, आलमगीरपुर बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो ये मांडा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है, और अगर दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, दैमाबाद ये दक्षिणी सीमा है। पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो आलमगीरपुर जो आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, और सुतकांगडोर जो है ये आपको बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो 5 शिष्यों से पहली बार कौन सी जगह पे ये मिले थे ये आपको बताना है। तो 7वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये चौखंडी स्तूप हो जाएगा। चौखंडी स्तूप सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे, और चौखंडी स्तूप एवं धमेक स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखिए, ब्यास का प्राचीन नाम क्या था? जो ब्यास नदी है इसको प्राचीन नाम इसका जो है बिपाशा कहते थे, याद रखिएगा बिपाशा कहते थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ब्यास नदी का प्राचीन नाम जो है बिपाशा है। ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, और उसी सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक, तंत्रलोक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। 9 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त ने जो लोक तंत्रलोक है इसको लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यूपीपी कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया था, और प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक जो है अभिनव गुप्त है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक, योगी और सौंदर्य शास्त्र के विद्वान यही थे, और इन्होंने सिराद्वैत, वेदांत, तंत्र और काव्यशास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसने जो है सप्तांग राजनीति तर्कसंगतता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया? किसने जो है सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य, जिसको हम जो है विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्य ने अपने सप्तांग का मतलब किसी राजा के प्रशासन को चलाने के लिए जो 7 अंग होते हैं तो उसी को हम सप्तांग कहते हैं। देखिए इसमें स्वामी जो राजा होता था, अमात्य मंत्री, जनपद जो है भूमि, दुर्ग जो है किला, कोष जो है खजाना, और दंड जो है सेना, और मित्र जो है सहयोगी। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था इसी सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। अगला सवाल देखिए, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी? आप सीधा सीधा याद रखिए, मृच्छकटिका जो है ये किसने लिखी थी? तो मृच्छकटिका जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया था, और मृच्छकटिका नाटक को शूद्रक ने लिखा था। यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध कृति है, और इसमें प्रेम, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक विषयों को दर्शाया गया है। अगला सवाल देखिए, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो ये कौन सा आपका जो है प्राचीन ग्रंथ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए यूपीपी कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देखिए, नाट्यशास्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। भरत मुनि ने जो है इस ग्रंथ की रचना की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नाट्यशास्त्र की रचना जो है किसने की थी। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसमें जो है बौद्ध संघ के जो है नियम है, ऐसा हम मान सकते हैं, बौद्ध संघ के नियम है। तो ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में 2023 में आपको पूछा गया था। देखिए विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है,
है। इसमें संघ के बिच्छू और बिच्छुड़ियों के लिए नियम बनाए गए हैं और इन्हीं का संग्रह है। नियमों को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी हुई है। यह पुस्तक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आयुर्वेद का विज्ञान जो है किसको जानते हैं? चरक संहिता को जानते हैं, याद रखिएगा। ये जो है चरक के द्वारा लिखी गई थी और इसे जो है इसीलिए चरक संहिता भी कहते हैं। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद के विज्ञान के रूप में आचार्य चरक की चरक संहिता को जाना जाता है। चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता को आयुर्वेद के प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ मानव शरीर रोगों के निदान और उपचार के लिए विस्तृत जानकारी जो है प्रदान करता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर का सवाल है कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। ये कौन सी अवधारणा है जिसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा समानता। ठीक है, समानता ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा में दर्शाया गया है। वेद मानव अधिकारों की निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं: समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा। अगला सवाल देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? पल्लव की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो ये पल्लव की राजधानी जो थी ये कांचीपुरम थी। याद रखिएगा, कांचीपुरम, इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी और इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मदुरई जो है पांड्य की राजधानी थी और तंजावुर जो है चोल राजवंश और मैसूर वाडियार राजवंश की राजधानी थी। अगला सवाल देखिए, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त जो है किसकी बेटी थी ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की यूपीपी कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया था 2024 में। अगला सवाल देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था या पुनरुद्धार कराया था। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ये बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये हरिश्रेणी के द्वारा की गई है। किससे? हरिश्रेणी के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। यूपीपी कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्रेणी द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। इस प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचनाएं हुई, जिसमें कालिदास के ऋतुसंहार में एक दूतम, शूद्रक के मृच्छकटिकम आदि जो है प्रमुख हैं। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर का सवाल है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? मथुरा के पास मठ के एक जो है मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां पाई गई हैं? 19 नंबर का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कुषाण वंश जिसे कनिष्क था, याद रखिएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां जो है पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसियस था और इस वंश का शासक प्रतापी जो शासक था उसका नाम कनिष्क था। इसके टाइम पर जो है ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, देखिए, कुषाणों की प्रथम राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी जो है मथुरा थी। अगला सवाल देखिए, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो इसको गलती मत करिएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्राचीन, अब यहाँ पर देखिए 8 तो यहीं पर लिखे हुए हैं, जिसमें 8 देखिए 8 कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। लेकिन इसमें जो है 16 राजवंश आपको देखने को मिलते हैं, मतलब 16 जो है महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सभी के सभी 16 महाजनपद के और उनकी राजधानियों के नाम जरूर लिखिएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। 21 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा होली। ठीक है, क्योंकि होली आने से जो है जब ठंडी खत्म हो जाती है और वसंत ऋतु शुरू हो जाती है तब होली मनाया जाता है, तो इसी को हम जो है वसंत त्यौहार भी कहते हैं। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है और होली जो है वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पर हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन चैत्र मास की प्रथम तिथि अनेक प्रकार के रंगों से जो है होली खेली जाती है। अगला सवाल देखिए, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं?
ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5, याद रखिएगा। यूपीएसआई 15/11/2021 को ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली रेलवे कब चली थी? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, मुंबई से थाने, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, नर्तकी की मूर्ति जो है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ये सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई। और सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जहाँ से ये खोजी गई थी? 24 नंबर का सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सभी जो है यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नर्तकी है जिसको हम डांसिंग गर्ल भी कह सकते हैं, इसकी कांस्य प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई जो कला की दृष्टि से काफ़ी उन्नत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला की उत्कृष्ट स्थिति थी और इस काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के कलाकार धातु पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जो है जानते थे, क्योंकि ये कांस्य की मूर्ति मिली है तो इसीलिए ऐसा माना जाता है। अगला सवाल देखिए, यूपीएसआई का ही सवाल है कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार में 2 महाकाव्य मिले हैं, जिसमें पहला एक तो रामायण है, दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका आप सभी लोग जानते हैं महाभारत। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य जो मानवता को भारत 2 सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान है। और रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 24,000 श्लोकों और 7 कांड में लिखा गया है। और इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। और शास्त्री मतलब क्या? शास्त्री। ठीक है, और मतलब 24,000, चतुर्विंशति और शास्त्री मतलब 24,000। ठीक है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा हुआ है। और महाभारत के रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था। और वर्तमान में इस महाकाव्य श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, इसीलिए इसे सतसाहसी संहिता भी कहा जाता है। इस महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। किसको? तो ये जो है किसकी बात हो रही है? तो महाभारत की। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर का सवाल है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो कौन से शासक से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय का है, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हूणों से हुए युद्ध का जो है विवरण आपको इसमें देखने को मिलता है। देखिए कह रहा है कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक जो है अग्निमित्र जो है ये किसका पुत्र था? ये आपको बताना है। 27वें नंबर का सवाल है। यूपीएसआई में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र का। ठीक है, ये पुष्यमित्र का पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। इसी के बारे में जो है ये जो है ग्रंथ जो है लिखा गया है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो है मालविकाग्निमित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे। और इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। और इन्हीं के दोनों के नाम पर जो है इसका नाम भी पड़ा है मालविकाग्निमित्रम। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है और यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कपिल मुनि को। ठीक है, कपिल मुनि को या कपिल ऋषि को। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? गढ़ी जगह जो है ये किसके लिए जानी जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जहाँ जो है उच्च वर्ग के लोग रहते थे उसको जो है गढ़ी कहा जाता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी पाई गई है। पहला तो दुर्ग और दूसरा जो है गढ़ी। पहले दुर्ग है जिसको गढ़ी भी कहते थे, और दूसरा जो होता था ये नगर, जहाँ सामान्य वर्ग की जनता निवास करती थी। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत जो है नहीं होते थे। बाकी जो दुर्ग होता था ये चारों तरफ से जो है दीवारों से और दुर्ग से जो है घिरा रहता था। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का सवाल है कि जो है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? ब्रीहि शब्द का प्रयोग जो है ये कौन से अनाज के लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल के लिए। चावल के लिए जो है ब्रीहि शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वैदिक काल में। ब्रीहि धान के लिए, और यो जो है जौ के लिए, माण जो है उड़द के लिए, मुदक जो है मूंग के लिए, और गोधूम जो है गेहूँ के लिए प्रयोग किया जाता था। ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट हैं और इनका वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा कौन सा जो है स्थान शासित था? तो ये कपिलवस्तु था। ठीक है, कपिलवस्तु। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले जिसको हम गौतम बुद्ध कहते हैं, जिनको उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता जो है महामाया कोलीय वंश की जो है राजकुमारी थी। इनका लालन पालन जो है विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध धर्म के जो है भिक्षु बन गए थे। अगला सवाल देखिए, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता थे और किसके देवता थे ये? तो सोम किसके देवता थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये पौधों के थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है और इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता माना जाता है। सोम को वनस्पति देवता, ऊषा को प्रगति और उत्थान का देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को बुस्य के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता और दव को जो है आकाश का देवता सबसे प्राचीन जो है इनको माना जाता है। रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता है। अगला सवाल देखिए, अहिल्याबाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? जो अहिल्याबाड़ थी ये किस वंश की जो है राजधानी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोलंकी वंश। सोलंकी राजवंश की जो राजधानी थी उसका नाम था अहिल्याबाड़। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी उसको मान्यखेत कहते थे। मित्रका की वल्लभी और जो है पाल वंश की जो है मुंगेर और सोलंकी की जो है अहिल्याबाड़। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर का सवाल है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम था? कान्यकुब्ज जो है ये किसका प्राचीन नाम था? तो ये जो है कन्नौज का जो है नाम था। याद रखिएगा, कन्नौज सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम था और कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम जो है महोदय भी था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में यह विकसित शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महागोविंद। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने जो है ग्रीवरेज को अपनी राजधानी बनाया था। 36 नंबर का सवाल है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस मुजरिस जो है किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो मुजरिस जो है कहाँ पर था? 36 नंबर का यह सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। जो मुजरिस बंदरगाह था प्राचीन समय में ये जो है आपको केरल राज्य में देखने को मिलता है। देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो एक पौराणिक कथा है और इसके दौरान जो है किस देवता ने, तो कौन सा देवता था? तो ये भगवान ब्रह्मा थे। ठीक है, बी विकल्प था। याद रखिएगा, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प। दशाश्वमेध घाट जो है वाराणसी पर स्थित है और दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो है पुण्य प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी और जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मौर्य उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के जो है हिस्सा थे। अगला सवाल देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि उनकी राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी जो है कोसल थी। ठीक है, कोसल थी। डी विकल्प जो है याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ हम कौशल लिख देते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कौशल की राजधानी थी। मतलब अयोध्या जो थी ये कौशल की राजधानी थी। याद रखिएगा, तो इसका जो है हमारा कौन सा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जो है अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कोसल महाजनपद की जो है राजधानी हुआ करती थी। देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य में अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। चंद्रगुप्त के ये पुत्र थे और इन्होंने अपना जो साम्राज्य था ये संपूर्ण भारत में फैलाया था। तो सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। बिंदुसार जो है मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को मित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता था। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे और बिंदुसार की मृत्यु जो है 272 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सवाल देखिए 41 नंबर का सवाल है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो कौन सी नदी के तट पर कहा जाता है विकसित हुई? तो ये जो है सरस्वती नदी के तट पर जो है विकसित हुई ऐसा माना जाता है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 से जो है 600 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी और वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम जो है इसी काल में हुआ था। अगला सवाल देखिए भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में किसे जो है श्रद्धेय माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि को। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की है, जबकि तोलकप्पियर, ठीक है, तोलकप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य जो है महाभारत के रचयिता थे। अगला सवाल देखिए गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई बैच 2017 में ये सवाल पूछा गया था। गमछा कह रहा हूँ, गच्छा नामक संगठन जैसे जैन धर्म से जो है संबंधित है। गच्छा जैसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है। जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय जो है इसके अनुयायी थे। अगला सवाल देखिए तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी? तीसरी बौद्ध परिषद की बात कह रहा है तो तीसरी जो बौद्ध परिषद थी वो जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं तथा अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी। अगला सवाल देखिए मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के जो है अंतिम शासक कौन थे ये आपको बताना है। तो इनका जो नाम है इनका नाम है बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल 2018 में पूछा गया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। इसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री जो है ये चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध जो है राजनीति से है। अगला सवाल देखिए प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है ये आपको बताना है। तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो ये गाजीपुर ज़िले में है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल 2018 में पूछा गया था। देखिए प्राचीन भारत में जमदाग्नि जो ऋषि थे इनका आश्रम जमानिया में था और जमानिया जो है गाजीपुर ज़िले में अभी आपको देखने को मिलता है। देखिए पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गोपाल। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी जो है मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक जो था धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित की थी ये आपको बताना है। 18/6/2018 में यूपीपी में ये सवाल पूछा गया था और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये अजातशत्रु। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए, अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी करवाई और कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की जो है राजधानी बनाया। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है उदयन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर उदयन दिया होता तो उदयन सही हो जाता। अगला सवाल देखिए, 49 नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि वह इतावली या जो इटली से आया हुआ यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था निकोलो कैंटी। उसका नाम था निकोलो कैंटी। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, इतावली यात्री जो है निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है और यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम के टाइम पीरियड पे भारत में आया था। अगला सवाल देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी उसका नाम था कन्नौज। याद रखिएगा, उसका नाम था कन्नौज, या हर्ष की राजधानी जो है ये कन्नौज थी। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल में 2013 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया था। पश्चिम भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और हर्ष चरित्र का लेखक बाणभट्ट हर्ष का जो है दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे फैक्ट जो है कवर हुए, जो आप बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? आराम से, इतना आसान सा सवाल है, इसको आप पलक झपकते उड़ा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और इस घटना को जो है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में ओरुविला में वट या पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा जो है पाली में भी दिए थे। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर का नाम था, याद रखिए, इनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका नाम था पार्श्वनाथ। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायियों को जो है निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहण का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का भी प्रतिपादन किया था। अगला सवाल देखिए, और ये जो है सेशन का लास्ट सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप सभी को इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के सेशन में हमने जो है लगभग 52 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। उम्मीद है कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से जो है इसको अपना प्यार देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो है आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।